गुड आफ्टरनून बेटी। हेलो, क्या करना है आज में? एचएलपी के क्वेश्चन। एचएलपी के क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। फेजर डायग्राम, फेजर में ऐड करना पड़ेगा ना। तीनों के अलग अलग करंट निकाल के फेजर डायग्राम बनाओ। तो अब आप बताइए कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। 6 क्वेश्चन पूछना चाहते हो? पहले 6 दिखाओ। 6 क्वेश्चन का सॉल्व करने से आंसर नहीं आया, इतना ही कह रहे हो बस। बाकी लोगों का आया कि नहीं आया? दूसरे लोगों का आ गया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज दे रखा है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू इतना है। At that instant, both are increasing positively. Determine the average power consumed in this circuit. ठीक है, तो छठे क्वेश्चन में हमें इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है या एवरेज पावर पूछा है? एवरेज। तो हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर तो होता है V इंटू आई, और एवरेज पावर V आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ठीक है, तो यहां पर अपन को पीक वैल्यू दे रखी है, तो आरएमएस वैल्यू निकालना है बाय √2। तो अपन को क्वेश्चन में पीक वैल्यू दिया हुआ है 420 है ना। तो 400/√2, 20/√2। ठीक है, अब अपन को ये पता है कि ये R/Z होता है। ठीक है, और Z जो होता है वो VRMS/IRMS होता है। ये कितना आ गया? 20 आ गया। Z का वैल्यू 20 आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है कि एट दैट इंस्टेंट बोथ आर इंक्रीजिंग पॉजिटिवली, है ना। दोनों पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहे थे। अब इससे अपन को एक पता लग जाए करंट के बारे में। ठीक है, फेजर डायग्राम में हमें ये पता लग रहा है। इक्वेशन लिखे अपन, I इज इक्वल टू I0 साइन फाई साइन ओमेगा टी। तो V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, कुछ फेज एंगल होगा, फेज एंगल आ गया। तो अपन को करंट की पीक वैल्यू तो पता ही है, तो ओमेगा टी का वैल्यू मिल रहा है। तो करंट की पीक वैल्यू है हमारे पास 20 और इंस्टेंटेनियस वैल्यू है 10।
तो अगर इसको हम 20 मान लें, 10 20, तो ये साइन ओमेगा टी आ गया। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू हाफ आ गई। ठीक है। अब इस इक्वेशन को ओपन करेंगे तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी कॉस फाई, वी नॉट कॉस ओमेगा टी साइन फाई। तो अब अपन को साइन ओमेगा टी तो हाफ पता है, तो √3/2 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर v का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, इंस्टेंटेनियस वैल्यू 200√2 और पीक वैल्यू 400। तो 200√2 वी नॉट से डिवाइड करेंगे अपॉन 400, इधर आ गया। साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 कॉस फाई प्लस √3/2 साइन फाई। तो ये 1/√2 आ गया, 2 से गुणा तो √2 आ गया। तो √2 इज इक्वल टू कॉस फाई प्लस √3 साइन फाई। ये आ गया ना। अब इससे फाई निकालेंगे। हमें तो कॉस फाई चाहिए ना, तो अपन इसको अंडर रूट में लिख करके कॉस फाई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं इक्वेशन से। इस इक्वेशन में r/z कॉस फाई की वैल्यू चाहिए ना। तो ऐसा करते हैं कि इसको √2 माइनस कॉस फाई, इसका स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर फाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, ऐसा हो गया। तो यहाँ आ गया 2 माइनस कॉस स्क्वायर फाई माइनस 2 √2 कॉस फाई, स्क्वायर कर दिया। तो यहां पर यहाँ तो प्लस आया, इज इक्वल टू 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर फाई, इसको उधर ले आएंगे तो 10 कॉस स्क्वायर फाई, फिर माइनस 2 √2 कॉस फाई, -7 इक्वल टू 0। पहले स्क्वायर कर दिया तो √3 की जगह 9 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा ना। 3 तो पहले आया। तो यहां से क्या हो गया, ये 3 और 1 मिला के 4 हो गया। 3 माइनस 3 प्लस 2 -1 हो गया, यही ना। तो अब कॉस फाई की वैल्यू चाहिए, -b 2 √2 प्लस माइनस b स्क्वायर 8 हो गया, -4ac 16 अपॉन 8, तो √24 हो गया। तो क्या हुआ ये, 2 √2 प्लस माइनस 2 √6 डिवाइडेड बाय 8, ऐसा कुछ। अब मुझे तो एवरेज पावर चाहिए, तो VRMS पता है, IRMS पता है, कॉस फाई आ रहा है, कॉस फाई को रख लेंगे, आ जाएगा इससे। कैसा बुरा आंसर है क्या, ऐसे कुछ है। और बताइए, 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन देखते हैं।
9th क्वेश्चन दे रखा है कि एक मेटल की कॉइल है जिसके एंड टर्न है टर्न्स ऑफ रेडियस ए रेडियस के एंड टर्न है और रेजिस्टेंस आर है, इंडक्टेंस एल है, is held fixed with its axis along the special uniform magnetic field whose magnitude is given by this. तो ऐसा कुछ ऐसे एक ऑयल दे रखी है, इसका कुछ रेजिस्टेंस आर है, इंडक्टेंस एल है और इसका क्रॉस सेक्शन रेडियस ए है, यही वाली रेडियस, और एन नंबर ऑफ टर्न्स है। या ये वाली रेडियस है। ऐसा लग रहा है कि ये वाली रेडियस होगी, है ना? ये जो कॉइल बन रही है ना ऐसे, इसका ये रेडियस ए होना चाहिए, ऐसा देख के लग रहा है। तो अपन को क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है इसमें से। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी। अब सवाल क्या है, राइट द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ करंट इन द कॉइल, है ना? तो फिर अपने पास में इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करवा रहे हैं, इसको जोड़ रखा होगा, तो इनडायरेक्टली आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे कि ये एक इंडक्टर है और इसके साथ एक रेजिस्टेंस मान लो, और ये सर्किट हो गया, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है ऐसा, ऐसा आगे। तो अपने पास में फ्लक्स की वैल्यू आ गई बी नॉट इंटू पाई ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी, फिर डी फाइव बाई डी टी बी नॉट ओमेगा पाई ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। फिर इसका ईएमएफ एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो इतना ईएमएफ हो गया मैग्नीट्यूड में। अब इसमें करंट की इक्वेशन लिखेंगे, तो एन बी नॉट पाई ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इक्वल टू 0, है ना? तो इसका इक्वेशन लिखने का बोला है, ऐसे लिखा है क्या आंसर? फिर इसका पूरा इक्वेशन सॉल्व करना है, करंट का इक्वेशन चाहिए, हाँ? माइनस तो चलो इधर का उधर हो गया, एक ही बात है, डायरेक्शन उलट जाएगा, उसमें क्या फर्क है? वो इसका रूल है कि अगर मैं करंट यू मानूंगा तो माइनस एल डी बाई डी टी लिखूंगा, तो करंट उधर ही मानूंगा जिधर ईएमएफ होगा, तो ईएमएफ तो प्लस का ही आएगा। वो अगर इधर प्लस मानूंगा तो फिर करंट इधर आ जाएगा, है ना? अब इसके बाद में आप इसको सॉल्व करेंगे इस तरफ ले जाकर, हाँ हाँ, अपन ने डिराइव किया था ना उस दिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्मेट में आ जाएगा आंसर, आ रहा होगा कुछ? इन्होंने जो आंसर दिया है किस फॉर्मेट में दिया है, 9th क्वेश्चन का आंसर किस फॉर्मेट में है?
कर लो भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कर लो जैसे कि अपन। हाँ, ऐसा ओपन कर लो। अच्छा, इसको इधर ले जाओ आप। तो एल डी आई बाई डी टी, तो डी आई बाई डी टी माइनस प्लस आर बाय एल इंटू आई एन बी नॉट पाई ए स्क्वायर बाय एल कॉस ओमेगा टी। तो अपन इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा करते हैं। ए की पावर आर बाय एल इंटू टी से गुणा कर लें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर डी ऑफ आई इंटू ई की पावर आर बाय एल इंटू टी। फिर ये आ गया एन बी नॉट पाई ए स्क्वायर बाय एल कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। कर दें ग्रेट, इंटीग्रेट। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आई ए की पावर आर बाय एल इंटू टी। फिर यहां से आ जाएगा एन बी नॉट पाई ए स्क्वायर बाय एल कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन। अच्छा, इसमें दोनों तरफ गुणा किया, भूल गए। ए की पावर आर बाय एल इंटू टी डी टी। अब ये कर लेना आगे भाई, यूवी रूल से कर लो, भूल गए फॉर्मूला तो। अब इसी का सी ऑप्शन। तो आपने पूछा ऑब्टेन द फोर्स पर यूनिट लेंथ, फर्दर ऑब्टेन द ऑसिलेटरी पार्ट ऑफ द टाइम एवरेज कंप्रेशन पार्ट। इससे पहले बी पढ़ लेते हैं। assume that in the steady state I oscillates with a frequency equal to omega as the magnetic field obtained expression। वो पहले वाले में आ गया। obtain the force per unit length, अपन को फोर्स पर यूनिट लेंथ पता करना है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ये जो कॉइल ऐसे है जिसमें करंट यू जा रहा है, यू करंट जा रहा है जैसे इधर साइड से देखेंगे तो, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो आइडियल क्रॉस बी ऐसे आ जाएगा। तो डी एफ की वैल्यू आइडियल इंटू बी आ जाएगा, 90 डिग्री का मामला है। तो डी एफ बाई डी एल आई इंटू बी आ जाएगा। तो आई वाले को बी से गुणा कर रखा है क्या? ठीक है, और कुछ? बस हो गया। जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो उसमें दो हिस्से आते हैं, एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग पार्ट और एक एसएचएम वाला पार्ट। तो जो एसएचएम वाला पार्ट है वो ऑसिलेटरी पार्ट होगा। ठीक है, इसका ये मतलब। और क्या करना था अपन को? बस इतना ही, आगे बढ़ना है फिर। तो अपन ने क्या पढ़ लिया था? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया था, सेचुरेशन करंट ये सब बता दिया था, पूरा थ्योरी क्लियर हो गया था। अब सवाल करने का बारी था।
ये लो पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन हम कैलकुलेट करने के लिए ले रहे हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसमें अपन ऐसा देते हैं, वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट 3000 एंगस्ट्रॉम। तो आपसे पूछा है फाइंड तो सरल से सवाल पूछे हैं, देखते हैं कितने बच्चों से हो पाते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आगे आंसर। अब देखो कुछ लोगों तो समझ में नहीं आया होगा और कुछ लोग तो अभी समझ ही नहीं रहे होंगे। तो सबसे पहले आता है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन जो है H/F थ्रेशोल्ड, ये फार्मूला होता है। तो आपको दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 × 106 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वो जूल में हमको पता ही होता है, 6.63 × 10⁻⁻34 × F थ्रेशोल्ड। 6.625 ऐसे कुछ होता है ना, 26 को 3 कर दिया, राउंड ऑफ। ठीक है, हाँ तो 26 है तो 3 कर दिया, बाकी ये है ही। तो अब आप लोगों ने इसको सॉल्व किया। तो 2
इंटू 1.6 अपॉन 6.63 और माइनस 34 माइनस 19 कितना होता है? 15 होता है। अब इसको भाग देना है तो भाग देना आपको आता ही होगा। 3.2 डिवाइडेड बाय 6.63। अब देखो इसमें आपको एक टेक्नोलॉजी सिखाता हूं, सॉल्व करने की टेक्नोलॉजी। जैसे हमको दिक्कत इसमें ये हो रही है कि 6.63 में अगर 0.63 नहीं होता, 6 होता तो अच्छा होता है ना। अगर हम डिनोमिनेटर में से 0.63 घटा दें, डिनोमिनेटर में से 0.63 घटा दें तो न्यूमिनेटर में से भी कुछ घटाना पड़ेगा तभी बराबर बैठेगा, है ना। अगर हम ये पता कर ले कि वो न्यूमिनेटर से क्या घटाना है कि रेशियो वही आ जाए तो मामला सेटल हो जाएगा, है ना। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो चीज घटाई जा रही है वो डिनोमिनेटर का कितना परसेंटेज है उतना ही परसेंटेज ऊपर घटाना है। तो ये 0.63 जो है लगभग इसका 10% है, 6 का। तो 3.2 का 10% सब्ट्रैक्ट कर लो, 0.32। तो 3.2 में से 0.32 घटा लो, यानी 0.3 घटा लो लगभग, तो ऊपर क्या रह गया? 2.9। तो 2.9 को 6 से डिवाइड कर लो, है ना। 2.9 को 6 से डिवाइड करो तो कितना है? 2.9 को 6 से तो डिवाइड करना जानते हो, 0.4, 6 चौक 24, फिर 8 6 48, 10 की पावर 15। अब आप इसको कैलकुलेटर से चेक करो, ये तो यार है, ठीक है ना। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, डिवाइड करते वक्त ऐसे प्रॉब्लम आती है ना। तो अगर आपको 60 जैसे 62 से डिवाइड करने की वजह 60 से डिवाइड करना आसान है, या कभी बढ़ाना पड़ जाता है, 59 से डिवाइड करने की वजह 60 से कर लो, तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ता है? रफ रफ करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना परसेंट डिनोमिनेटर में बढ़ाओगे उतना परसेंट न्यूमिनेटर में बढ़ा लो, और जितना परसेंट डिनोमिनेटर में घटाओगे उतना परसेंट न्यूमिनेटर में घटा लो, तो रेशियो वही रहता है। इस स्टेटमेंट को चेक करना, इफ डिनोमिनेटर इज चेंज्ड, numerator and denominator are changed by same percentage, then the ratio will remain same। है कि नहीं, ये चेक करना, ट्रू फॉल्स है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम परसेंटेज से चेंज करेंगे तो रेशियो वही रहता है। जैसे ए है, एक रेशियो है ए अपॉन बी, ठीक है। ए में एल्फा टाइम्स ए और बी में एल्फा टाइम्स बी, सेम परसेंटेज, है ना। तो ये कॉमन आ गया, 1 + अल्फा कट करके वही आ गया। तो सेम परसेंटेज से ऊपर नीचे बढ़ा घटा सकते हैं हम, कभी जरूरत पड़ जाए तो, ठीक है। ये मॉडर्न फिजिक्स में मदद कर सकती बात। तो ये बात पूरी हो गई, ये आंसर आ गया। चलो दूसरा पॉइंट, सेकंड वाला है अब स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, इसमें एक काम ये भी हो सकता था, ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसको ही हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद कर लें। तो आपने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 आप ऐसे बोलते हो, 10 की पावर -34। अब इसका यूनिट क्या आता है? जूल सेकेंड। ऐसा आता है यूनिट। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो इसको डिवाइड कर लो, 6.626,
10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19, क्योंकि हम जूल को ये जानते हैं कूलम वोल्ट, कूलम इंटू वोल्ट। वोल्ट होता है जूल पर कूलम, कूलम इंटू वोल्ट। तो आप क्या बता रहे हैं इसका क्या आएगा डिवाइड करके? 6.26 डिवाइडेड बाय 1.6, 6.626 को 1.6 से डिवाइड किया, ऐसा तो नहीं आना चाहिए। हाँ वही तो, तुम्हारा कैलकुलेटर भी सही नहीं चल पा रहा है। 4 इंटू, अब 10 की पावर देखो -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। तो कहीं पर जरूरत पड़ जाए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी जा सकते हो। तो फिर आपको इसमें, जैसे इसमें इसी को यूज करोगे अगर इस वाले में, तो इस साइड में था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इधर अपने पास 4.14 इंटू 10 की पावर -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड इंटू एफ। तो अब यहां से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, अब इससे डिवाइड करेंगे तो एफ की वैल्यू आ गई 2 डिवाइडेड बाय 4.14 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्स, ऐसा आ गया ना। अब 2 को 4.14 से डिवाइड करना है, कहां से इसको 4 से डिवाइड करना होता, तो 4 का कितना परसेंटेज होता है 0.14, 4 का 10% होता है 0.4, 4 का 10% 0.4 और 10 का 1/4 2.5% 0.1 होता है ना, 2.5% के आसपास। तो 2.5%, 2 का 2.5% क्या होगा, 2 का 10% हो गया 0.2, 0.2 का 1/4, क्या ये 1.14 नहीं है? आ रहा है ना भाई? तो यहां से अपन ने इसका 0.2 का 1/4 आ गया था 0.05, है ना। तो लगभग 2 में से 0.05 घटाना, तो क्या घटाना है, लगभग 2/4, 1/2 के आसपास ही है ये। थोड़ा और छोटा करेंगे तो 0.48 आ रहा है। चलो ये भी एक वैल्यू याद रख सकते हो, कभी जरूरत पड़े तो कहीं फायदा कर सकते हैं, है ना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1/h को भी याद रख लो, कभी इधर ले जाना पड़ता है ना, रेडीमेड फॉर्मूला h है, फिर एक h/2 पाई आता है, कई बार पाई नीचे आ जाता है, इसको भी रट लें, मतलब पता होगा तो गुणा करना नहीं पड़ेगा ना, फटाफट होगा कैलकुलेशन। खैर ये तो आप लोगों को करना है, मुझे देना नहीं एग्जाम, आपकी मर्जी है, मत करना बोले, वहीं जाके कैलकुलेट करना, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में कह रहा था, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ईवीएस,
एच एफ माइनस वर्क फंक्शन या एच सी बाय लेमडा, ये वाला लगाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला ये है कि एच सी का फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 3000 एंगस्ट्रॉम। क्या ऐसा पढ़ा है क्या आप लोगों ने? ठीक बात है, फिर आई करते रहते हैं मतलब। ठीक है, तो अब हम क्या करें, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम काट देते हैं, दो जीरो से दो जीरो काट देते हैं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट देते हैं। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन कट गए। 12.4 को 3 से भाग देते हैं, 4.133 -2, वोल्ट को कॉमन ले लेते हैं, वी। ठीक है, तो 2.133 वोल्ट। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया, ये निकाला हुआ आप लोगों ने। तो देखो फिर अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ रह गया? कुछ लोग सिर्फ अभी नोट ही कर रहे हैं, फिर किसी दिन बैठ के पढ़ेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है जानेंगे। वन वन का टू कर रहे हैं ना। हो गया अभी नोट? अभी दूसरा क्वेश्चन ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें ऐसा जानकारी दिया है कि ये जो बल्ब है, इस बल्ब का पावर है 100 वाट। यहां से इसका डिस्टेंस है 1 मीटर। ये वाला एंगल है 37 डिग्री। प्लेट का जो एरिया है, प्लेट का एरिया एरिया दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। जो लाइट आ रही है उसका वेवलेंथ है 4000। क्वांटम इफिशियंसी है 0.5%, ½ %। 0.5% क्वांटम इफिशियंसी है। फाइंड सेचुरेशन करंट। सेचुरेशन करंट पता कीजिए, सेचुरेशन करंट मालूम कीजिए। हो गया?
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी। अगर Q की वैल्यू E है और V है, अब V की वैल्यू जो भी है, अगर V की वैल्यू 1 वोल्ट है, इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट, तो U की वैल्यू होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में कन्वर्ट करना है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम, और वोल्ट होता है जूल अपॉन कुलम, कुलम कुलम का डिफरेंस। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो ये आंसर निकाल लिया होगा आप लोगों ने। अब इस पे आते हैं। तो इसका तो फॉर्मूला है हमारे पास। जैसे ये बल्ब है, इस बल्ब से रोशनी निकलती है हर तरफ, जाती है हर तरफ, इधर भी उधर भी उधर भी, इधर भी इधर भी, ऐसे सब तरफ जाती। तो जाने वाली एनर्जी है 100 जूल पर सेकेंड। अगर इसके सामने आने वाला एरिया, अब एरिया इसका टेढ़ा है ये, तो इस एरिया का जो कंपोनेंट सामने आएगा, लाइट के सामने आएगा, उसको अपन ए परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ए कॉस थीटा। थीटा ये वाला एंगल होगा, सामने आने वाला एरिया। तो जो एनर्जी बल्ब से निकलती है वो चारों तरफ फैलती है। अगर डिस्टेंस है 1 मीटर, तो 1 मीटर के डिस्टेंस पे वो एनर्जी पूरे स्फेयर पे फैल गई। तो एनर्जी थी 100 जूल पर सेकेंड, और वो एनर्जी फैल गई पर यूनिट एरिया 4 पाई इंटू 1 का स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर, इतना जूल पर सेकेंड, इतने मीटर स्क्वायर एरिया में फैल गया, इनटू सामने आने वाला एरिया। तो कितना एरिया, इस प्लेट का एरिया 100 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू cos 37 मीटर स्क्वायर। तो जूल पर सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कट गया। तो इतना जूल पर सेकेंड एनर्जी इस पर आया, प्लेट के ऊपर। अब इतना जूल पर सेकेंड एनर्जी को हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय, तो हमारे पास जो लाइट आ रही है उसका एक फोटोन का एनर्जी कितना है। फोटोन का एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ। तो यहां से आ जाएगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो अब अपन इसको भाग देंगे, तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट गया, 20 से 20 हट गया। 12.4 को 4 से भाग देंगे, 3.1। तो यहां पर आ गया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जूल पर कुलम, जूल पर कुलम, 3.1 जूल पर कुलम एक फोटोन की एनर्जी हो गई। तो टोटल एनर्जी इतनी आ गई, इतनी एनर्जी पर फोटोन हो गया। ठीक है। तो इतना फोटोन, तो इसे नंबर ऑफ
फोटोन मिल जाएगा, इनटू इसका आधा परसेंट, हाफ इंटू हाफ, आधा परसेंट को कैसे लिखते हैं अपन, हाफ डिवाइडेड बाय 100, इसका आधा परसेंट, 1% तो होता है 1/100, तो आधा परसेंट 1/200, है ना, इसका आधा परसेंट, इतने आ गए इलेक्ट्रॉन, इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इतना आ गया सेचुरेशन करंट। इधर लिख लेता हूं भूले लोगों के लिए फॉर्मूला, आई इंटू ए परपेंडिकुलर अपॉन एच सी बाय लेमडा इंटू इफिशियंसी इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इंटेंसिटी इंटू परपेंडिकुलर एरिया डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। अब यहां से ये भी और वो भी चला गए सभी, ये वाला कूलम की यूनिट के साथ चला जाएगा, इसका यूनिट ई कूलम, तो कूलम कूलम कट गया, इसके साथ ई कूलम होगा ना चार्ज, फिर इस चार्ज से वो चार्ज कट गया, ई से ई काट दिया, है ना, पहले डिवाइड करूं फिर गुणा करूं, ऐसा क्यों करूं, काट दूं, यहां से वहां पे काट दिया, जूल से जूल हट गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर हट गया, जूल से जूल चला गया, इसका कूलम था और इसका सेकंड था, कूलम पर सेकंड बच गया, तो करंट आ गया, कहां पे 1 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको भाग भाग देने की बारी आई, तो ये 100 है और ये 100 है, 100 से 100 चला गया, तो अच्छा पूरा पावर ही काट दूं, अच्छा लगेगा, ठीक है पावर काट लो, पावर कट। अब बचा क्या, फिर ये 3/4 आ गया, नहीं 4/5, फिर 4 काट दिया, फिर नीचे 5 रह गया, 5 को 2 मिल गया, 10 हो गया, इनके साथ और 10 आ गया, 10 की पावर ऊपर ले गया, -3 हो गया, तो सेचुरेशन करंट आ गया 1/3.1 पाई इंटू 10⁻³ एम्पियर, ऐसा आ रहा है, 1/3.1 पाई, ऐसा आ रहा है ना। अब इसको करो डिवाइड, अच्छा देखो पाई का वैल्यू तो 3.14 होता है, 1/पाई का क्या वैल्यू होता है ये बता दो, पाई स्क्वायर कर लो, नीचे 10 मानना चाहते हो, फिर 31 हो गया, और ऊपर 3.14, 31 को फिर एक कम किया, तो उधर कितना कम करोगे, ठीक है। ये तो बताओ जरा 1/पाई कितना होता है, एक में पाई का भाग दे के देखना, 0.31, बस 318, 4 की जगह 8 कर देना, अच्छा ऐसा हो गया है, याद रखेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो 0.318 कर देंगे, तो फिर कर लो भाई, 0.318 डिवाइडेड बाय
3.1 10⁻³ लगभग 1.03 आ गया क्या? 10⁻⁻4 1.03 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। एक तरह से 100 माइक्रो एम्पियर जैसा हो गया, तो बहुत कम करंट आता है, मतलब ऐसा पता लग रहा है। 100 वाट का बल्ब जलाया अपन ने, तो 1 ही मीटर दूर रखा, एरिया भी अच्छा खासा दिया, बस इफिशियंसी कम रखा। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते दूसरा सवाल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ग्राफ। ग्राफ बनाना है आपको, किसके बीच में बनाना अभी बात आ रही, तो आप बनाइए स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस वेवलेंथ। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ चाहिए। क्या आप लोगों ने बना लिया? ग्राफ बनाने तो सबसे इजी काम होता है, इक्वेशन लिखो, ग्राफ बना दो। बन गया, दिखाओ इधर। ऐसा बना है, चलो मिलाते फिर। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे जिसका ग्राफ बनाना है। इक्वेशन लिख लिया, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जैसे लेमडा की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, क्या लगता है? इनफाइनाइट, तो बहुत ऊंचा शुरू करेंगे। अब एक ऐसी वैल्यू आएगी लेमडा की जिसके लिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा, लेमडा इनफाइनाइट पुट करें तो माइनस जाएगा, तो एक माइनस की डॉटेड वाली लाइन बना लें, -w/, और ये जो ग्राफ है यू करके, मैथ्स के हिसाब से तो ऐसा ग्राफ बनेगा, मैथमेटिक्स बोलती है कि ऐसा बना दो, फिजिक्स कुछ और बोल रही है। फिजिक्स ये कहती है कि इसमें से इतना ही बनाना। ये आ गया लेमडा थ्रेशोल्ड, इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए लेमडा लेमडा थ्रेशोल्ड से नीचे रहना चाहिए, जिसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होता है। वो वाली फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। ये थ्रेशोल्ड की वेवलेंथ आ जाएगी। तो आप लोगों ने ऐसे ही बनाया होगा। ठीक है फिर, एक और सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में करंट वर्सेस वोल्टेज। तो करंट वर्सेस वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज ग्राफ कैसा होगा? अप्लाइड वोल्टेज अमीटर की रीडिंग और वोल्ट मीटर की रीडिंग का ग्राफ। एक ही ग्राफ में तीनों ग्राफ बनाने हैं ना, तीन चीजों के ग्राफ एक ही में बनाने ताकि कंपेयर हो जाए। सिंगल ग्राफ में बनाना है भाई। तो मेटल प्लेट पर तीन अलग अलग लाइट गिरती हैं। ऐसा मान लेना कि तीनों लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। ईच लाइट इज केपेबल टू एमिट इलेक्ट्रॉन, है ना? क्या कह रहे हैं? ग्राफ बनाना है अमीटर की रीडिंग वर्सेस वोल्ट मीटर की रीडिंग, जो प्रैक्टिकल में होती है ना। एक तरफ फोटो करंट, एक तरफ अप्लाइड वोल्टेज। आपको याद दिलाता हूं कि हमने ये थ्योरी में पढ़ाया था।
तो उस समय ऐसा ग्राफ आया था जिसका कोई इक्वेशन नहीं बताया था। नहीं बताया ना इसका कोई इक्वेशन, बस थ्योरी में ग्राफ तो बताया था। ऐसा होता है ग्राफ, आपको बता रहा हूँ, आपकी मदद करना हूँ। आंसर तो बचा हुआ अभी। ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा आपको जानकारी के लिए याद दिला रहा हूँ, भूल गए होंगे। पर अब अपन को इस सवाल के लिए बनाना है। एक ही ग्राफ में तीनों लाइट के लिए बना के दिखाना है। बन गया। तो अभी मिलाते फिर। सब लोग बना चुके हैं। अब मिलाने जा रहे हैं। ये जो वेब ग्योर होता है, इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, इसकी मिनिमम होती है। वॉयलेट कलर की लाइट ज्यादा एनर्जी की होती है रेड कलर की लाइट से। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो उसे रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो वॉयलेट कलर की लाइट में स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, फिर ग्रीन कलर का होगा, और फिर रेड कलर का होगा। तो अपन को क्या करना चाहिए, ऐसे ढूंढ लेना चाहिए। करंट वर्सेस वोल्टेज, तो सबसे दूर वॉयलेट कलर, फिर इसके बाद ग्रीन कलर, फिर उसके बाद रेड कलर। ऐसे करके आना चाहिए। तो स्टार्टिंग तो ऐसे होगी, अब एंड कैसे होगा ये पता लग जाए तो फिर बात खत्म है ना। तो क्वेश्चन में ये लिखा गया कि सबका इंटेंसिटी क्या है, सेम है। तो अभी सेचुरेशन करंट का फॉर्मूला लिखेंगे, आई इंटू ए परपेंडिकुलर अपॉन एच इंटू एफ। सेचुरेशन करंट आई इंटू ए परपेंडिकुलर अपॉन एच इंटू एफ इंटू ईटा ई, ये होता है ना फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में आई सेम है, प्लेट सेम है, ऐसा मानते हुए, तो जिसका फ्रीक्वेंसी कम है, जिसका फ्रीक्वेंसी कम है उसके साथ प्रॉब्लम ये होने वाला है, उसका सेचुरेशन करंट कम होने वाला है, ज्यादा होने वाला है, ज्यादा होने वाला है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना। तो फ्रीक्वेंसी कम है तो सेचुरेशन करंट ज्यादा होगा, तो रेड कलर का सेचुरेशन करंट ज्यादा होगा। ऐसा कुछ एक रफ आइडिया ये है, बाकी तो डिपेंड करता है, इफिशियंसी पर भी फर्क पड़ता है। सेम इफिशियंसी मानते हुए ऐसा हमने माना है।
ठीक है। वीएस के अंदर डेफिनेशन में तो मैग्नीट्यूड आता है मॉड। ठीक है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल रेड कलर की लाइट, तो सेचुरेशन करंट रेड कलर का इसलिए आ गया क्योंकि रेड कलर के फोटोन कम एनर्जी वाले हैं। भाई सबको बराबर एनर्जी देनी है, सबको 1,000 रुपए देने हैं। जिसने 10 रुपए के नोट दिए वो ज्यादा नोट देगा, और जो 10 रुपए के नोट देगा तो ज्यादा नोट देगा, तो हर एक नोट से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ज्यादा आ जाएगा। तो इस हिसाब से रेड कलर के फोटोन की संख्या ज्यादा होगी, टक्कर लगाने वाले रेड कलर के फोटोन की संख्या ज्यादा होगी वॉयलेट कलर से। वॉयलेट कलर के फोटोन की संख्या कम होगी, एक फोटोन की एनर्जी ज्यादा है। जैसे एक अगर 500 का नोट है तो 1,000 रुपए में दो ही आएंगे, और 10 रुपए के नोट है तो ज्यादा आ जाएंगे। इंटेंसिटी तो बराबर ही हो गई, क्योंकि रुपए तो बराबर हो रहे ना 1,000, तो आई इंटू ए परपेंडिकुलर तो बराबर है, तो जूल पर सेकेंड इंसिडेंट तो बराबर है। पर वो जूल 500 के हिसाब से दिया है कि 10 के हिसाब से दिया, तो 10-10 के पेयर्स बनाएंगे, 1,000 में तो ज्यादा बनेंगे, और 500 के दो ही बनेंगे। तो वायलेट कलर की लाइट में एक फोटोन की एनर्जी ज्यादा होने से फोटोन की संख्या घट जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी सेम है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एन एन कम करना पड़ेगा ताकि इंटेंसिटी बराबर आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आपने जान ही लिया, फिर अब आपसे फिफ्थ क्वेश्चन में एक सवाल और पूछ लेते हैं। चलो, ये 6 वोल्ट दे रखा है। हम्म। 6 नहीं देता, बी है, 20 वोल्ट। तो यहाँ पर लाइट गिर रही है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट कलेक्टर प्लेट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट कलेक्टर प्लेट वेरीज फ्रॉम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 से 12 ये, 4 से 12। तो आपसे पूछा है फाइंड अप्लाइड वोल्टेज एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल।
तो क्या आप लोगों ने आंसर निकाल लिया? तो अब मिला लेते हैं सॉल्यूशन। हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं प्लेट से, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है 0 से लेकर के मैक्सिमम, है ना। जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं प्लेट से, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है 0 से लेके के मैक्सिमम। परंतु अगर आप कुछ वोल्टेज भी लगा देंगे तो उसकी वजह से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस तरफ, जिसकी वैल्यू v बाई डी हो जाएगी, v अपॉन ये डिस्टेंस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा तो यहां से वहां तक वर्क डन हो जाएगा। तो कितना वर्क डन हो जाएगा, E इंटू ई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब हम ये जानते हैं कि E इंटू डी तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि ये लगाया गया है। तो ये E इंटू वी जो हमने लगाया इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस ई इंटू अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हमारी है 0 से लेके के मैक्सिमम। तो जब के मैक्सिमम की वैल्यू 0 हो गई फॉर फॉर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ईवी, और फॉर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के मैक्स, तो काइनेटिक एनर्जी है के मैक्स प्लस ईवी। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ईवी के बराबर होगी। तो मिनिमम कितना है 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ई इंटू वी वोल्ट, मतलब ई से ई काट दिया। ये तो यूनिट वाला है, ओ वैसे वाला है, भोले लोग सब काट देंगे। 4 वोल्ट है भाई, वी वोल्ट, है ना। वी के बगल में यूनिट नहीं लिखा है, वो वी आ जाएगा फिर, है ना। वी फिर एक वी से वी कट जाएगा, फिर एक वी बच जाएगा। तो फिलहाल ये पता लग गया कि बैटरी 4 वोल्ट की लगी हुई है। तो 4 वोल्ट की अगर बैटरी लगाओगे तो जीरो वाले की एनर्जी कलेक्टर प्लेट तक पहुंचते पहुंचते 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, और जिसकी 8 होगी उसकी 12 हो जाएगी, है ना। 4 बढ़ा देता है ये, तो ये 4 बढ़ा दे तो 4 4 घटा लो दोनों में से, तो 4 घटा के 0 हो गया 8। तो इधर रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो गई 0 से लेके 8 तक। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको अपन किसके बराबर कर देंगे, ईवीएस। फिर क्या करें, ई से ही काट देंगे, 8 वोल्ट आ गया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया 8 वोल्ट,
और बाकी हो ही गया। ठीक है, तो इस तरह से ये जानकारी हो गई। अब इसके आगे बढ़ जाते हैं मेरे हिसाब से। तो यहां से निकालने के बाद में कुछ समझ में कम आया, तो इतना सा कहना चाहते हैं, इतने गणित छोड़ दो, ऐसे सोच लो। वो जो कलेक्टर प्लेट से इलेक्ट्रॉन एमिटर प्लेट से जब बाहर आए थे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी और के मैक्सिमम थी। 0 से के मैक्सिमम तक कुछ भी हो सकती है। अगर हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के भगाएंगे इस तरफ, तो कलेक्टर प्लेट पर पहुंचते पहुंचते उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो 0 वाले की बढ़ के तो 4 हो गई, और मैक्सिमम वाले की बढ़ करके 12 हो गई। तो बढ़नी तो 4 ही है। 0 वाले की बढ़ के 4 हो गई, तो उसका इंक्रीज कितना हुआ? 4 का हो गया। तो जो मैक्सिमम वाला होगा उसका 8 होगा उधर, तब उसकी 4 बढ़ के 12 हो गई। तो जो रिलीज हुआ था उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 से लेके 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होगी। तो इस बैटरी ने 4 बढ़ा दिया है। 0 वाले की बढ़ा के 4 कर दिए, और 8 वाले की बढ़ा के 12 कर दिए। वो हमें दे रखा है कि कलेक्टर प्लेट पे 4 से लेके 12 तक काइनेटिक एनर्जी मिल रही है ना, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर हो गई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से संबंधित और मैंने बेसिक बेसिक जानकारियां हो गई। बाकी तो सवाल ऐसे वैल्यू लेके बनाते रहो, कितने बन जाएंगे। अब मैं आपको एक जानकारी और देता हूँ, छोटी सी जानकारी है। डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो प्लैंक ने जब ये कहा कि लाइट जो कि वेव हुआ करती थी इज ऑफ पार्टिकल नेचर, एंड एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, बोले तो फोटोन, इज h/f। ये बात हो चुकी थी डी ब्रोगली से पहले। ये बात प्लैंक की तरफ से आई। प्लैंक ने ऐसा कहा। फिर आइंस्टीन की तरफ से आया। ये आइंस्टीन ने कहा। तो जो आइंस्टीन की तरफ से स्टेटमेंट आया और जो प्लैंक की तरफ से स्टेटमेंट आया, दोनों ही एक वेव घोषित को पार्टिकल साबित करते हैं, और अपने फॉर्मूले में वेव का ही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, कह तो रहे हैं पार्टिकल, और फॉर्मूले में लगा रहे हैं फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। तो ये वाली बात डी ब्रोगली को पची नहीं। बोले ये तो जबरदस्ती हो रही, अच्छी खासी वेव को पार्टिकल साबित करना चाहते हैं, तो ऐसे तो हम उल्टा कर देंगे। फिर हम पार्टिकल को वेव बना देंगे। एक विरोधी विचार पैदा हुआ। इनके मन में ऐसी भावना है कि अच्छी खासी वेव है, उसको लोग पार्टिकल बनाने पर तुले हुए हैं।
अच्छी खासी वेव को पार्टिकल बनाने में लोग तुले हुए हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं ना उल्टा कर देता हूँ, जबरदस्ती कर रही है, मैं भी जबरदस्ती कर देता हूँ। ऐसा करके डी ब्रोगली ने जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो पीएचडी के दौरान उन्होंने अपनी तरफ से एक पेपर रखा कि मैं भी अपना थ्योरी देता हूँ, ये लोग थ्योरी दे रहे हैं, मेरा भी थ्योरी है। तो डी ब्रोगली ने फिर ये कहा कि ये जो आइंस्टीन की क्वेश्चन है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, लैम्डा ऊपर ले जाता हूँ, पी इधर ले आता हूँ। ये हो गया डी ब्रोगली का फॉर्मूला। और इस तरह से डी ब्रोगली को इस बात के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है। प्लैंक और आइंस्टीन जब अच्छी खासी वेव को पार्टिकल बनाने पे तुले थे, तो एक विरोधी विचार इनके मन में आया। इन्होंने कहा कि फिर तो हम पार्टिकल को वेव बना देंगे, लोग पूछेंगे बताओ वेवलेंथ क्या है, तो जैसे वो वेवलेंथ लगा करके पार्टिकल का बता रहे हैं, तो हम पार्टिकल का मोमेंटम बता के उसका वेवलेंथ निकाल देंगे। तो ऐसे करके उन्होंने रिवर्स थॉट से फॉर्मूला दिया, और इन्होंने कहा ये मेरा रिसर्च हो गया मेरा पीएचडी, लीजिए सर। अपने अध्यापक को उन्होंने अपना पेपर सबमिट कर दिया। अध्यापक ये समझ ना आए, बोले क्या कहना चाह रहा है, कि क्रॉस करूं कि ना करूं, क्रॉस कैसे कर दूं, क्या पता सही हो, सही भी हो सकता है। जांचा तो किसी ने था नहीं, ना तो डी ब्रोगली ने जांचा, बस उन्होंने तो अपनी कॉपी में सबमिट कर दिया कि मेरी तो ये थ्योरी है। जब अगर आप ऐसा कर सकते हो तो रिवर्स भी होना चाहिए, और ऐसा वैसा पता नहीं कागज में क्या लिखा था, पर जो कुछ लिख दिया उन्होंने और अपने टीचर को दिया। टीचर कंफ्यूज हो रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा कि फिर उनको उस समय आइंस्टीन तो मौजूद ही थे, तो टीचर ने डी ब्रोगली की जो कॉपी वो आइंस्टीन को पकड़ा दी कि तुम ही चेक कर दो भाई, तुम्हारा फार्मूला है। हमने दिया था, बताओ इधर उधर ले जाने से ऐसा होता है क्या, सही बोल रहा है कि बच्चा। तो आइंस्टीन ने सोचा कि मैं देखता हूँ 2 मिनट, हिसाब किताब लगाए, लगता तो ठीक है, पास कर दो आप तो दे दो नंबर, डी ब्रोगली को पास करो आप। तो आइंस्टीन ने समर्थन कर दिया डी ब्रोगली का, हालांकि उस समय तक कोई भी प्रैक्टिकल प्रूव नहीं हुआ। तो डी ब्रोगली का विचार एक सभी लोगों के लिए नया विचार था, अच्छा ऐसा उल्टा भी लोग सोच सकते हैं। अब देखो किसी के लिए ऐसा लगता है कि इसमें क्या जा रहा था, इधर का उधर ही तो किया था, इतना करना कठिन होता है। करने के बाद तो आसान लगता है ना, इधर उधर ले जाने में दिक्कत नहीं, पर जो सोचने, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, ऐसा आइंस्टीन कह के गए थे। और आइंस्टीन ने इसी बात पर उनको नंबर दिया कि बच्चा अच्छा इमेजिन करता है, इसलिए इसको पास किया जाए, मेरी कैटेगरी में आता है, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। अच्छा इमेजिन किया इसने। तो ऐसे करके इसको डी ब्रोगली को शायद उस समय नंबर वंबर दे दिए होंगे, मुझे याद नहीं पूरी स्टोरी। ये लगभग उन्होंने 1922-23 के आसपास की बात होगी शायद। फिर उस समय तो कुछ हुआ नहीं, पर इसके आगे 2 वैज्ञानिक आए, देवी पुत्र डेविसन। डेविसन और जर्मर करके 2 वैज्ञानिक आए। इन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया, मेटल प्लेट के ऊपर इन्होंने इलेक्ट्रॉन की टक्कर करवाई, मेटल प्लेट पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन की टक्कर करवाई और एंगल चेंज करके देखा। तो उन्होंने ये पाया कि किसी स्पेसिफिक एंगल पर है ना
ज्यादा इंटेंसिटी मिलती है रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। तो जो रिजल्ट उन्होंने ग्राफ बनाया, उस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन चाहिए था कि कैसे एक्सप्लेन करें। तो फिर अपन ने जैसे साउंड वेव में पढ़ा था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उन्होंने ये देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन को वेव मान ले और फिर वेव का पाथ डिफरेंस लेमडा के मल्टीपल में आ जाए, है दो वेव आपस में आए और मिले और उनका पाथ डिफरेंस लेमडा का मल्टीपल हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो उन्होंने उस एंगल के ऊपर ऐसा कैलकुलेट किया कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन को वेव मान लिया और जिसकी वेवलेंथ डी ब्रोगली वाले फॉर्मूले से लगाए तो उससे आंसर मैच कर रहा है, उसी एंगल पर मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही। तो इससे ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती है भाई, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उसके बगैर एक्सपेरिमेंट नहीं समझ में आ रहा था। तो एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए इलेक्ट्रॉन को वेव मानना पड़ रहा है और वेव मानने के लिए वेवलेंथ की जरूरत पड़ रही है। उसके लिए डी ब्रोगली का फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है और उसी फॉर्मूले से सारा रिजल्ट आ रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है और एक्सप्लेनेशन आ रहा है। जब सब लोगों ने देखा तो फिर लगा कि इलेक्ट्रॉन भी एक वेव हो गया फिर तो इससे फिर डी ब्रोगली की बात साबित हो गई। इन दोनों ने फिर डी ब्रोगली के लिए नोबेल प्राइज बनवा दिया। जब वेरीफाई हो जाती बात, इमेजिनेशन जब वेरिफिकेशन पे चले जाती तो फिर उसके बाद में प्राइज पक्का हो जाता। तो 3 लोगों को एक साथ नोबेल प्राइज मिला। डेविसन जर्मर ने तो लिया ही, साथ में डी ब्रोगली का भी हो गया नाम कि भाई उन्होंने जो कहा था झूठ नहीं कहा था। आइंस्टीन ने भी समर्थन किया था। तो कुल मिला के डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक फार्मूला है, इसके बारे में इतनी सी जानकारी है। अब इसको लोग ऐसे पढ़ लेते हैं, H/mv, H/√2m के। और कुछ लोग H/√2m×q×डेल्टा v ऐसा करके लिख लेते हैं। फॉर गैस मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होता है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है प्रोपोर्शनल टू 1/√T आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की जगह रख देंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन के नियम से देखें तो जब भी कोई पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर होता है वो दो हिस्सों में टूटता है तो इसको भी पी मोमेंटम मिलता है, तो इसको भी पी मोमेंटम मिलता है। तो इसका भी डी ब्रोगली वेवलेंथ और इसका भी डी ब्रोगली वेवलेंथ बराबर होता है, क्योंकि पी सेम हो गया, मास तो आता ही नहीं। तो जिन जिन का पी सेम है उनका डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो जानकारी की बातें ये हो गई। अब आप घर जाके सोचना, ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, अगर लाइट ये पार्टिकल वेव है तो किस स्पीड से चलती है, फिर किस चीज से बनी हुई, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से बनी है, किससे बनी हुई है ना। ये वेव है तो है किस चीज की वेव, क्या चीज फ्लक्चुएट कर रही है इसके अंदर, इसकी स्पीड क्या है, इसके बारे में सोचना, पता करना, ढूंढना, एनसीईआरटी एचसीवी पढ़ना, कहीं मिले तो बताना, बोलना। सच्ची बात। ठीक है, यहां पर क्या बोला है, यहां पर ऐसा बोला है कि कोई भी पार्टी के ऑब्जेक्ट रेस्ट पे उसके दो टुकड़े हुए तो मोमेंटम कंजर्वेशन से एक टुकड़े को पी मोमेंटम मिलेगा तो दूसरे को भी पी मिलेगा, तो इन दोनों का डी ब्रोगली वेवलेंथ बराबर होगा, ऐसा कहा। जिन जिन का मोमेंटम सेम है उनका डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में बात करेंगे। होमवर्क क्या करेंगे, एक डीबीपी करेंगे और एक्सरसाइज 1 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला सेक्शन कर लेंगे। ठीक है।